इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि वो इस बात की जांच करेगा कि क्या 15 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियां कस्टम या पर्सनल लॉ के आधार पर शादी कर सकती हैं, जबकि इस तरह के विवाह को वैधानिक कानून में अपराध माना जाता है। शादी की कानूनी उम्र महिलाओं के लिए 18 साल और पुरुषों के लिए 21 साल है। इस उम्र से कम उम्र में शादी करना बाल विवाह माना जाता है और इसलिए यह एक अपराध है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, बलात्कार है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 बलात्कार के अपवाद 2 को पढ़ना, जो एक लड़की के पति को अनुमति देता है 15 से 18 साल की उम्र के बीच उसके साथ बिना सहमति के यौन संबंध बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट क्या देख रहा है? 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जांच करेगा कि क्या 15 साल से कम उम्र की लड़कियां विवाह कर सकती हैं यदि उनका पर्सनल लॉ इसकी अनुमति देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा दायर एक याचिका पर एक औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि एक लड़की यौवन प्राप्त करने पर या 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर विवाह किया जा सकता है, भले ही यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 के प्रावधानों के बावजूद। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश इस रूप में कार्य नहीं करेगा। अन्य अदालतों के लिए एक न्यायिक मिसाल। NCPCR ने तर्क दिया कि जब 14 और 15 साल की उम्र की लड़कियों की शादी की जा रही है, जब POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता इस तरह के विवाह को अपराध बनाते हैं, तो व्यक्तिगत कानून और प्रथा की दलील का उपयोग नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने POCSO अधिनियम और IPC के तहत सहमति की उम्र कम करने के लिए संसद से भी अपील की है, जिसने इसे 18 साल निर्धारित किया है। इस प्रकार सभी किशोरों की सहमति से यौन गतिविधियों को अपराधी बना दिया गया है। पिछले दिसंबर में सरकार ने संसद को बताया कि वह अभी तक ऐसा करने की योजना नहीं बना रही है। भारत में विवाह को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानून कौन से हैं? बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम PCM 2006 में संशोधन करने की मांग की गई है। दिसंबर 2021 में इसे आगे के विचार विमर्श के लिए एक संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था और इसे अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए पहले ही 3 एक्सटेंशन मिल चुके हैं, आखिरी बार अक्टूबर 2022 में। पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को अन्य धर्मों के लोगों के बराबर करने के लिए दायर एक अन्य याचिका पर जवाब देने को कहा था। NCPCR की तरह NCW ने भी सवाल उठाया था कि क्या पर्सनल लॉ पोक्सो एक्ट और अन्य कानूनों के वैधानिक प्रावधानों को ओवरराइड कर सकता है। NCW की याचिका में कहा गया है कि भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और एक महिला के लिए यह 18 साल है। हालांकि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो लोग यौवन प्राप्त कर चुके हैं, वे विवाह करने के पात्र हैं, यानी 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जबकि वे अभी भी नाबालिग हैं, यह कहा। असम सरकार ने क्या फैसला किया है? असम कैबिनेट ने हाल ही में घोषणा की कि नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के कड़े कानूनों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में औसतन 31.8% लड़कियों की शादी निषिद्ध उम्र में हो जाती है और 11.7% वयस्कता से पहले मां बन जाती हैं। राष्ट्रीय औसत क्रमशः 23.3% और 6.8% है। अन्य राज्य कौन से हैं जहां बाल विवाह अधिक है? जून 2017 में यंग लाइव्स
इंडिया और एनसीपीसीआर द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में बाल विवाह का विश्लेषण। असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम सहित 13 राज्यों में फैले 70 जिलों की पहचान की। बंगाल, जहां बाल विवाह का प्रचलन अधिक है। कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अनुसार बाल विवाह को रोकने और कम करने के लिए प्रजनन स्वास्थ्य और कानून के प्रावधानों पर जागरूकता अभियान सहित लक्षित हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, और हालांकि एनएफएचएस 5 डेटा सुधार दिखाता है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। झारखंड में एनएफएचएस 5 2021 के अनुसार 32.2% महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 37.9% था। एनएफएचएस 4 पश्चिम बंगाल में 41.6% महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले एनएफएचएस 5 हो गई थी और एनएफएचएस 4 में भी यही प्रतिशत था। कम उम्र में शादी के क्या प्रभाव होते हैं? द यंग लाइव्स इंडिया एनसीपीसीआर के अध्ययन में बताया गया है कि जिन लड़कियों की शादी वयस्क होने से पहले हो गई थी, उनमें प्रजनन संबंधी विकल्पों की कमी थी और उन्हें शिक्षा, स्वायत्तता और अक्सर आजीविका की कमी सहित कई अन्य अधिकारों से वंचित रखा गया था। 15-19 समूह में 59% भारतीय लड़कियां अनीमिया से पीड़ित हैं। यह एनएफएचएस 4 में 54% थी। जल्दी बच्चे पैदा करने से मातृ और शिशु स्वास्थ्य और खराब पोषण की स्थिति हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मातृ स्वास्थ्य को एक अन्य महत्वपूर्ण कारक शिक्षा से जोड़ते हैं। एनएफएचएस 4 में 35.7% की तुलना में 10 या अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा वाली महिलाओं का राष्ट्रीय प्रतिशत 41% एनएफएचएस 5 है। डेटा राज्य से राज्य में भिन्न होता है। पश्चिम बंगाल में एनएफएचएस 5 के अनुसार 32.9% महिलाओं ने 10 या अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी की है। पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के 2 गांवों में मानव विज्ञानी मुकुलिका बनर्जी ने 1998 से अध्ययन किया है। उन्होंने देखा कि जहां कई कारणों से लड़कियों की कम उम्र में शादी की जा रही है, वहीं जिन्होंने स्कूल पूरा कर लिया है वे ऐसा करने का क्रांतिकारी निर्णय ले रही हैं, केवल एक बच्चा। उन्होंने कहा कि वे एक बच्चे को देखभाल के साथ पालना पसंद करेंगे और गृह कार्य में उनकी मदद करने, बेहतर पोषण प्रदान करने आदि में सक्षम थे। क्या पीसीएमए के प्रावधानों का दुरुपयोग हुआ है? महिला अधिकार कार्यकर्ता बताते हैं कि माता-पिता अक्सर अपनी बेटियों को दंडित करने के लिए पीसीएमए का उपयोग करते हैं, जो उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी करते हैं या जबरन विवाह, घरेलू शोषण और शिक्षा की संभावनाओं की कमी से बचने के लिए भाग जाते हैं। इसलिए पितृसत्तात्मक सेटिंग के भीतर यह अधिक संभावना है कि आयु सीमा में परिवर्तन से युवा वयस्कों पर माता-पिता का अधिकार बढ़ेगा। परिवार कानून सुधार पर 2008 की एक विधि आयोग की रिपोर्ट ने लड़कों और लड़कियों के लिए 18 साल की उम्र में शादी की एक समान उम्र की सिफारिश की, न कि 21 साल की। यह माना गया कि चूंकि 18 वर्ष वह उम्र है जिस पर एक नागरिक मतदान कर सकता है, उन्हें उस उम्र में शादी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो लड़कियां वयस्क होने से पहले शादी कर लेती हैं उनमें प्रजनन संबंधी विकल्पों की कमी होती है और उन्हें कई अन्य अधिकारों से वंचित रखा जाता है। 2011 की शुरुआत में दुनिया भर के लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं की निगाहें तहरीर चौक पर थीं, क्योंकि मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों लोग काहिरा के केंद्र में सार्वजनिक चौक पर उतरे थे। उस समय अब्देल फताह अल-सिसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के निदेशक थे, जो उस शासन में एक शक्तिशाली पद था जिसने 30 वर्षों तक आपातकालीन शक्तियों द्वारा शासन किया था। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, सेना मुबारक का समर्थन करने के लिए कम इच्छुक दिख रही थी। विशेष रूप से रिपोर्ट में विश्वास बढ़ने लगा कि मुबारक ने अपने बेटे गमाल को अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई है। ज्वार तुरंत बदल गया, और जैसे ही विरोध शुरू होने के कुछ ही हफ्तों बाद मुबारक ने पद छोड़ दिया। उनके इस्तीफे को अरब स्प्रिंग आंदोलन की भारी जीत के रूप में देखा गया। 1 वर्ष के भीतर मिस्र ने अपने पहले नागरिक राष्ट्रपति को देखा,
पहली बार एक लोकप्रिय वोट के माध्यम से चुने गए मुस्लिम ब्रदरहुड एमबी के नेता मोहम्मद मुर्सी ने मुबारक के एक पूर्व प्रधानमंत्री को हराकर 50% से अधिक मतों से जीत हासिल की। प्रशासन। राष्ट्रपति मुर्सी ने श्री सिसी को बनाया, जिन्होंने अगस्त 2012 में अपने रक्षा मंत्री और सशस्त्र बलों के कमांडर तहरीर स्क्वायर विरोध के दौरान सेना की भूमिका और स्थिरता बहाल करने के लिए मिस्र के कई लोगों का दिल जीता था। पद महत्वपूर्ण था। दशकों के लिए सैन्य और अतिरूढ़ीवादी मुस्लिम ब्रदरहुड दुश्मन थे और 1948 के बाद से हर शासन द्वारा एमबी पर मुकदमा चलाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया जिन पर हिंसा, आतंकवाद और हत्याओं का आरोप लगाया गया था। जबकि कई लोगों को एमबी के बारे में संदेह था, विशेष रूप से कट्टरपंथी आतंकवादी समूहों से इसके संबंध। दुनिया के अधिकांश लोगों ने मिस्र में वास्तविक चुनावों के आगमन का स्वागत किया और मोर्सी का नई दिल्ली, रियाद और बीजिंग सहित कई राजधानियों में स्वागत किया गया। विरोध शुरू होने के बाद से छोटी अवधि में श्री सिसी ने अपने राष्ट्रपति मुबारक के साथ नाता तोड़ लिया था और सेना में अपने सभी वरिष्ठों को पछाड़ दिया था, जो आने वाली चीजों का एक संकेत था। एक वर्ष के भीतर जून 2013 तक श्री मुर्सी की इस्लामवादी नीतियों, न्यायपालिका के साथ टकराव और आर्थिक कुशासन ने मिस्रियों को फिर से तहरीर चौक पर ला खड़ा किया, जिसे ताम्रोरोद आंदोलन या विद्रोह कहा गया। श्री सिसी ने एक बार फिर अपने राष्ट्रपति, इस बार मुर्सी से नाता तोड़ लिया और अपनी बर्खास्तगी की घोषणा की। 3 जुलाई को एक टेलीविजन संबोधन में श्री सिसी ने कहा कि मुर्सी शासन करने के लिए अयोग्य थे और इसके परिणामस्वरूप यह उनके लिए था, सेना की ऐतिहासिक और देशभक्ति की जिम्मेदारी के आधार पर संविधान को निलंबित करने और मुख्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए अस्थायी राष्ट्रपति। क्रूर दमन। तख्तापलट के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड और अन्य विरोधियों पर क्रूर कार्रवाई की गई। जनरल सिसी, जिन्हें जल्द ही फील्ड मार्शल सिसी बनाया गया था, पर पुलिस और सशस्त्र बलों को रबा चौक से प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश देने का आरोप लगाया गया था। रक्तपात की एक रात में जिसमें 900 से अधिक मारे गए थे। कई देशों ने चिंता व्यक्त की और यहां तक लंबे समय से सहयोगी अमेरिका ने मिस्र को अपनी सैन्य सहायता बंद कर दी। हालांकि 2014 के चुनावों में श्री सिसी ने 96.91% वोट जीतकर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। चौंका देने वाला, यदि विवादास्पद, जनादेश दुनिया के साथ मिस्र के संबंधों में बदलाव का कारण बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के लिए एक बार फिर 2016 में पूर्ण राजकीय यात्रा के लिए और पिछले सप्ताह गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में पहली बार मिस्र के किसी नेता को आमंत्रित किया और राष्ट्रपति सिसी से मुलाकात की। सम्मान दिया गया है। यात्रा के दौरान श्री सिसी और श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया और भारतीय अधिकारियों ने मिस्र को उपकरण और मंच प्रदान करने सहित करीबी रक्षा संबंधों पर चर्चा की, जिसकी मिस्र के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल के बीच 1960 के दशक के सहयोग से तुलना की। नेहरू और राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर। श्री सिसी को वैश्विक शक्तियों के साथ घाघ राजनेता के रूप में देखा जाता है और उन्होंने यूक्रेन संघर्ष पर भारत के समान रुख अपनाते हुए एक तरफ पश्चिम और दूसरी तरफ रूस और चीन के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाया है। 1979 के कैंप डेविड समझौते के बाद से इजरायल के साथ मिस्र के संबंध परंपरागत रूप से अरब दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में करीब रहे हैं और श्री सिसी ने सिनाई प्रायद्वीप में सीमा पार आतंकवाद से लड़ने पर मिस्र इजरायल सैन्य सहयोग के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की है, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। भारत में ताल, अंतर्राष्ट्रीय कद और वैश्विक नेताओं के साथ सहजता के साथ साथ श्री सिसी को मिस्र के अपने सत्तावादी शासन के लिए बढ़ती आलोचना भी मिली है, जो 2010 के दशक के दौरान देखे गए मजबूत नेतृत्व के साथ साथ अल्फा नेताओं को चुना गया था। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, ब्राजील, पोलैंड, हंगरी, भारत और पाकिस्तान तक दुनिया भर के लोकतंत्रों में रुझानों के साथ कदम मिलाकर श्री सिसी की सरकार ने न केवल धार्मिक चरमपंथियों को निशाना बनाया, बल्कि पत्रकारों, महिलाओं, समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों,
मानवाधिकार समूहों और हास्य कलाकारों को भी निशाना बनाया। सेना के पास 60 साल का अनुभव है। मुबारक और मोर्सी के अपने कैरिकेचर के लिए तहरीर स्क्वायर के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रसिद्धि पाने वाले व्यंग्यकार बासिम यूसुफ ने 2018 में गिरफ्तारी के डर से अमेरिका में स्थानांतरित होने के बाद बीबीसी को बताया, बीच में अंतर सेना और मुस्लिम ब्रदरहुड यह है कि एक ने मेरे शो को रोकने और मुझे खत्म करने की कोशिश की और नहीं कर सका, और किसी ने कोशिश की और अनुभव के कारण सफल हुआ। अमेरिकी चैनल CBS द्वारा 60 मिनट्स शो में पूछे जाने पर श्री सिसी ने आरोपों को खारिज कर दिया। हम कट्टरपंथियों और चरमपंथियों से निपट रहे हैं जिन्होंने पिछले वर्षों में लोगों को नुकसान पहुंचाया और लोगों को मार डाला। मैं मिस्र के लोगों से अपने अधिकारों या मरने वाले पुलिस और नागरिकों को भूलने के लिए नहीं कह सकता। हालांकि छवि अटक गई। पसंदीदा तानाशाह। 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर फ्रांस के बियारित्ज में G-7 सम्मेलन के मौके पर श्री सिसी के साथ एक बैठक में गए और मीडिया से पूछा, मेरा पसंदीदा तानाशाह कहाँ है? मोनिकर के बावजूद मिस्र के पेशेवर वर्गों के साथ श्री सिसी की लोकप्रियता केवल बढ़ी है, जैसा कि मिस्र के गौरव, धर्मनिरपेक्ष परंपराओं और मिस्र दृष्टि 2030 के साथ अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने का वादा है। श्री सिसी ने अपने बुनियादी ढांचे के विस्तार से भी कई लोगों को प्रभावित किया है, जिसमें सुगम नए राजमार्ग, स्वेज नहर का विस्तार और काहिरा से 50 किलोमीटर दूर एक नई राजधानी का निर्माण शामिल है। 2021 में उन्होंने दुनिया के अभिजात वर्ग को नवनिर्मित अरब डॉलर के संग्रहालय में एक भव्य शो के लिए आमंत्रित किया, जहां मिस्र के राजाओं और रानियों की 22 ममियों को पुराने संग्रहालय से फिरौन की गोल्डन परेड नामक एक भव्य काफिले में ले जाया गया, जिसने तहरीर स्क्वायर का चक्कर लगाया और कहा, भव्य तमाशा एक अनूठी सभ्यता की महानता का और सबूत था जो इतिहास की गहराई तक फैली हुई है। कुछ लोगों ने श्री सिसी की शानदार परियोजनाओं के खर्च पर सवाल उठाया है, विशेष रूप से मिस्र को अपने आर्थिक संकट से निपटने के लिए IMF बचाव पैकेज के लिए आवेदन करना पड़ा। जबकि श्री सिसी खुद फिरौन के साथ किसी भी तुलना को खारिज करते हैं, वे देश पर अपनी अप्राप्य लोहे की पकड़ को एक ताकत के रूप में पेश करते हैं जिसने मिस्र को स्थिरता प्रदान की है और जो समय का एक संकेत भी है। तहरीर स्क्वायर एक बार विश्व प्रसिद्ध विरोधों का स्थल सैन्य खाकी रंगों में फिर से रंगा गया है और श्री सिसी द्वारा एक फेरोनिक युग ओबेलिस्क रखने के लिए पुनर्निर्माण किया गया है। पर्यटकों के लिए भी यह सीमा से बाहर है, क्योंकि सशस्त्र पुलिसकर्मियों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं कि आगंतुक बहुत देर तक वहां न रुकें या फिर से प्रदर्शन न करें। सार 2011 में जब राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के खिलाफ मिस्र में अरब विरोध शुरू हुआ, तब अब्देल फत्ताह अल सिसी सैन्य खुफिया निदेशक थे। मुबारक के अपदस्थ होने के बाद मिस्र के पहले और एकमात्र निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने सिसी को अपना रक्षा मंत्री बनाया, जिन्होंने लोकतांत्रिक परिवर्तन में मदद की थी। जून 2013 में, जैसा कि राष्ट्रपति मुर्सी की नीतियों के खिलाफ विरोध शुरू हो गया, सिसी ने टीवी पर मुर्सी को कार्यालय से बर्खास्त कर दिया और सेना के हाथों में सत्ता ले ली। तब से उन्होंने सत्ता को मजबूत किया है, आलोचकों को दरकिनार किया है, असहमति पर नकेल कसी है, महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं और अमेरिका से लेकर चीन और भारत तक वैश्विक शक्तियों के साथ मजबूत संबंध बनाने की मांग की है। लेपर्ड 2 जर्मन निर्मित दर्जनों मुख्य युद्धक टैंकों और अन्य पश्चिमी हथियारों के आगमन के साथ यूक्रेन रूसी सैनिकों के खिलाफ अपनी आक्रामक क्षमता को बढ़ाने की उम्मीद करता है। प्रारंभ में जर्मनी आशंकित और अनिच्छुक था। चांसलर ओलाफ शोल्ज का मानना कि उनके देश के मुख्य युद्धक टैंक MBT लेपर्ड 2S को यूक्रेन भेजने से रूस के साथ संघर्ष बढ़ जाएगा। उनका सत्तारूढ़ गठबंधन विभाजित हो गया था। सर्वेक्षणों से पता चला कि अधिकांश जर्मन इस तरह के कदम के खिलाफ थे। लेकिन जैसे ही रूस ने फ्रंटलाइन से आगे बढ़ना शुरू किया, बर्लिन, वाशिंगटन और अन्य नाटो सहयोगियों के भारी दबाव में आ गया, लेपर्ड 2 को दुनिया के सबसे उन्नत MBT में से एक, कीव भेजने के लिए। 25 जनवरी को जर्मनी ने टैंक भेजने और नाटो के अन्य सदस्यों को वाहन को यूक्रेन को फिर से निर्यात करने की अनुमति देने का फैसला किया,
जो कि कीव के पश्चिमी सहयोगियों को लगता है कि एक खेल बदलने वाला कदम होगा। यूके पहले ही अपने 14 MBT चैलेंजर 2 को यूक्रेन भेजने के लिए सहमत हो गया था। जर्मनी के साथ एक सौदे के हिस्से के रूप में अमेरिका ने भी अपनी शुरुआती अनिच्छा पर काबू पाया और अपने M1 अब्राम्स युद्धक टैंक के 31 भेजने का फैसला किया। लेकिन ये तेंदुए हैं जो यूक्रेन ने हमेशा बड़ी मात्रा में मांगे हैं। जर्मनी 14 लेपर्ड 2 प्रदान करेगा और अन्य नाटो सदस्य 2 बटालियन लगभग 80 टैंक भेजने की योजना बना रहे हैं। इसका मतलब है यूक्रेन, जो वर्तमान में सोवियत युग के T-72 का संचालन कर रहा है, के पास बसंत तक 100 से अधिक पश्चिमी MBT होंगे। 1970 के दशक में पश्चिम जर्मन सेना द्वारा विकसित लेपर्ड 2 ने उस समय सेवा में प्रवेश किया जब शीत युद्ध अपने चरम पर था। कई मानकों के अनुसार रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि लेपर्ड 2 सोवियत काल के T-72 या T-90 की तुलना में बेहतर MBT है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के अनुसार लंदन स्थित एक थिंक टैंक लेपर्ड 2 नाइट विजन उपकरण और एक लेजर रेंज फाइंडर से लैस है, जो लक्ष्य की दूरी की गणना कर सकता है। अन्य MBT की तुलना में उच्च स्तर का स्थिरीकरण है। लेपर्ड 2 चलती लक्ष्य पर सटीक रूप से फायर कर सकता है। 120 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन और 2 कोएक्सियल लाइट मशीन गन से लैस लेपर्ड 2 की रेंज 500 किलोमीटर से अधिक है। ईंधन भरने से पहले वे कितनी दूर तक लुढ़क सकते हैं और लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति है। क्रॉस मफेई वेगमैन के अनुसार टैंक के जर्मन निर्माता इसकी तुलना में अब्राम्स की टॉप स्पीड 68 किलोमीटर प्रति घंटे और चैलेंजर 2 की 56 किलोमीटर प्रति घंटे है। T-90 रूस का सबसे उन्नत MBT है, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर और टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यूरोप में तैनाती डीजल पर चलने वाले लेपर्ड 2S का उपयोग कई थिएटरों अफगानिस्तान से कोसोवो तक में किया गया है और यूरोप में बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। पूरे महाद्वीप में 2000 से अधिक लेपर्ड 2S तैनात किए गए हैं। पोलैंड, यूक्रेन का पड़ोसी और सैन्य सहायता का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता, के पास करीब 300 तेंदुए 2S हैं, जबकि एक अन्य पड़ोसी फिनलैंड के पास उनमें से 200 हैं। इसका मतलब यह था कि यूक्रेन के सहयोगी टैंक और स्पेयर पार्ट्स आसानी से भेज सकते थे। आपूर्ति के लिए मुख्य बाधा जर्मन अनिच्छा थी। अन्य देश बलन की सहमति के बिना उन टैंकों का निर्यात नहीं कर सकते। अब जबकि जर्मनी ने अपनी हरी झंडी दिखा दी है, तो दर्जनों लेपर्ड 2 यूक्रेन में घुसने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि क्या अकेले टैंक युद्ध के मैदान की गतिशीलता को बदल सकते हैं। लेपर्ड 2 एक शक्तिशाली जादू की गोली नहीं है। इसकी कमियां हैं। तुर्की, जिसके पास लगभग 300 तेंदुए 2 हैं, ने 2016 में सीरिया में इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ एक अभियान में कम से कम 8 को खो दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि टैंक के पीछे और बगल के कवच में कमजोर बिंदु हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। यूक्रेन के मामले में इन जटिल हथियार प्रणालियों को संचालित करने के लिए अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने में महीनों लगेंगे, जो यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में अपने आक्रमण को तेज करने के लिए रूस के लिए एक खिड़की खुली छोड़ देता है। और रूस को टैंकों की कोई कमी नहीं है। कुछ अनुमानों के मुताबिक उसके पास 1000 T-90 तक और T-70 जैसे हल्के टैंकों के अलावा कई और T-72 हैं। लेकिन फिर भी यूक्रेन के पुनर्सैन्यकरण से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चिंतित होना चाहिए। युद्ध में लगभग 1 वर्ष पश्चिम से यूक्रेन में हथियारों का मुक्त प्रवाह बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। यदि यूक्रेन का विसैन्यकरण उनके विशेष सैन्य अभियान के मुख्य घोषित लक्ष्यों में से एक था, तो यूक्रेन के पास अब युद्ध की शुरुआत की तुलना में अधिक उन्नत आक्रामक और रक्षात्मक हथियार हैं, जिनमें भारी युद्धक टैंक, बख्तरबंद वाहन, गोला बारूद, मध्यम श्रेणी के हथियार शामिल हैं। रॉकेट और मिसाइल रक्षा बैटरी। स्तन कैंसर की सर्जरी से पहले प्रोजेस्टेरोन उपचार के बढ़ने की काफी संभावना है। मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में उन्नत कैंसर प्रशिक्षण, अनुसंधान और शिक्षा केंद्र ACTREC में एकीकृत कैंसर जीनोमिक्स प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य ने आणविक तंत्र पर अधिक प्रकाश डाला है, जिसके माध्यम से स्तन कैंसर सर्जरी से पहले प्रोजेस्टेरोन उपचार काफी प्रभावी है।
रोगियों की जीवित रहने की दर में वृद्धि की संभावना है। 2018 में ACTREC में डॉक्टर अमित दत्त के नेतृत्व वाली एक टीम ने इन विट्रो अध्ययनों के माध्यम से पाया कि जब स्तन कैंसर सेल लाइनों का प्रोजेस्टेरोन के साथ इलाज किया गया था, तो 2 जीन SGK1 और NDRG1 अतिरिक्त मात्रा में ओवरएक्सप्रेस्ड उत्पन्न हुए थे। उन्होंने यह भी पाया कि हार्मोन उपचार के जवाब में कुछ माइक्रो आरएनए की अभिव्यक्ति कम डाउन रेगुलेटेड हो गई थी। 2 विशेष माइक्रो आरएनए जिन्हें नीचे विनियमित किया गया था, SGK1 जीन की अभिव्यक्ति को भी विनियमित करने के लिए पाए गए थे। उत्तरजीविता दर में वृद्धि। चूंकि 2 माइक्रो आरएनए का सामान्य कार्य उत्पादित SGK1 एंजाइम की मात्रा को कम करना है, जब माइक्रो आरएनए का स्तर गिरता है, उत्पादित SGK1 एंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है। SGK1 और 2 अन्य जीनों और 2 माइक्रो आरएनए की कार्रवाई के माध्यम से स्तन कैंसर कोशिकाओं के माइग्रेट करने और आक्रमण करने की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार सर्जरी से पहले हार्मोन थेरेपी से गुजरने वाले रोगियों की जीवित रहने की दर बढ़ जाती है। जर्नल ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में डॉक्टर दत्त की प्रयोगशाला में नीलिमा यादव के नेतृत्व वाली टीम ने गैर कोडिंग जीन की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पिछले काम के दायरे का विस्तार किया। गैर कोडिंग जीन किसी भी प्रोटीन का उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन अन्य जीनों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। काम स्तन कैंसर कोशिकाओं पर प्रोजेस्टेरोन के चिकित्सीय लाभ प्रदान करने में किसी भी गैर कोडिंग जीन के आणविक तंत्र को उजागर करना था। अध्ययन में पाया गया कि प्रोजेस्टेरोन के साथ स्तन कैंसर कोशिकाओं के उपचार के परिणामस्वरूप एक लंबे गैर कोडिंग लिंक आरएनए का डाउन रेगुलेशन होता है, जिसे डाउन सिंड्रोम सेल एडहेसन मॉलिक्यूल 1 के रूप में जाना जाता है। प्रोजेस्टेरोन चिकित्सा के साथ हमने पाया कि एक अभिव्यक्ति को शांत करने के साथ स्तन कैंसर की कोशिकाओं पर आक्रमण करने और पलायन करने की क्षमता धीमी हो जाती है, सुश्री यादव कहती हैं। स्तन कैंसर के रोगियों में मौजूद एक की मात्रा बढ़ जाती है। टीम ने यह भी पाया कि एक स्पंज की तरह व्यवहार करता है और MIR130 नामक एक अन्य गैर कोडिंग माइक्रो आरएनए की उपलब्धता को कम करता है और स्तन कैंसर कोशिकाओं में एस्ट्रोजन रिसेप्टर का स्तर बढ़ जाता है, जो हार्मोन थेरेपी शुरू करने के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। माइक्रो आरएनए का उच्च स्तर। लेकिन जब प्रोजेस्टेरोन बाहरी रूप से प्रदान किया जाता है, तो उपलब्ध एक की मात्रा कम हो जाती है और इस तरह एक के स्पंजिंग प्रभाव में भी गिरावट देखी जाती है। इसका परिणाम माइक्रो आरएनए MIR130 के ऊंचे स्तर में होता है, जो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं। जैसे जैसे माइक्रो आरएनए का स्तर बढ़ता है, उनमें से अधिक एस्ट्रोजन रिसेप्टर के लिए बाध्यकारी होते हैं। अध्ययन ने एक आश्चर्य फेंक दिया। हमने पाया कि MIR130 स्तन कैंसर कोशिकाओं में एस्ट्रोजन रिसेप्टर के स्तर को विनियमित करने के लिए जाना जाता है, डॉक्टर दत्त कहते हैं। डॉक्टर दत्त का कहना है कि रक्त या ट्यूमर ऊतक में DSCAM1 का पता लगाने से स्तन कैंसर की आक्रामकता और पूर्वानुमान के बारे में जानकारी मिल सकती है। गैर कोडिंग आरएनए आधारित निदान और स्क्रीनिंग विधियां अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में हैं। नैदानिक में इसका उपयोग करने से पहले हमें और सत्यापन की आवश्यकता है, वे कहते हैं। हमारा अध्ययन एक 3 स्तरीय नियामक नेटवर्क की पहचान करता है, जिसमें एक स्पंज ऑफ MIR-130 प्रोजेस्टेरोन के जवाब में एस्ट्रोजन रिसेप्टर अभिव्यक्ति को कम करने के लिए। हम दिखाते हैं कि MIR130 की बढ़ी हुई अभिव्यक्ति या एक की घटी हुई अभिव्यक्ति प्रोजेस्टेरोन उपचार के प्रभावों के समान स्तन कैंसर रोगियों में जीवित रहने के परिणामों में सुधार के अनुरूप है, डॉक्टर दत्त कहते हैं। जब एक पूरे के रूप में लिया जाता है, तो हमारा शोध प्रोजेस्टेरोन उत्तरदायी लंबे गैर कोडिंग आरएनए और स्तन कैंसर कोशिकाओं में प्रोजेस्टेरोन के डाउनस्ट्रीम में उनके यंत्रवत कार्यात्मक अंतर्दृष्टि का वर्णन करने वाले पहले कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो अन्य नियामक मार्गों के समानांतर है। प्रोजेस्टेरोन और इसके मध्यस्थों का संभावित चिकित्सीय लाभ वर्तमान अध्ययन का मुख्य आकर्षण है, वे कहते हैं। हार्मोन थेरेपी कैंसर के विकास को धीमा करने या रोकने के लिए स्तन कैंसर कोशिकाओं में हार्मोन रिसेप्टर्स को लक्षित करती है। यह स्तन कैंसर के लिए एक मानक उपचार है और अक्सर सर्जरी, विकिरण और कीमोथेरेपी जैसे अन्य उपचारों के संयोजन में उपयोग किया जाता है। हालांकि
स्तन कैंसर में हार्मोन थेरेपी का प्रतिरोध हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव स्तन कैंसर के इलाज में एक महत्वपूर्ण समस्या है। हार्मोन थेरेपी के प्रतिरोध के मुख्य तंत्रों में से एक हार्मोन रिसेप्टर्स में स्वयं या इसके अभिव्यक्ति स्तरों के डाउन रेगुलेशन के माध्यम से उत्परिवर्तन की उपस्थिति है। नवीनतम अध्ययन का एक अन्य निहितार्थ यह है कि जब माइक्रोआरएनए मीर 130 एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स से जुड़ता है, तो यह कैंसर कोशिकाओं को हार्मोन थेरेपी के लिए प्रतिरोधी बनने का कारण बन सकता है। यह वर्तमान में एक परिकल्पना है और इसे आगे के अध्ययनों के माध्यम से सत्यापित किया जाना है, डॉक्टर दत्त कहते हैं। एयर इंडिया ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के अपने एक पायलट के लाइसेंस को 3 महीने की अवधि के लिए निलंबित करने के फैसले को अत्यधिक बताया है, जो 26 नवंबर को न्यूयॉर्क दिल्ली उड़ान पर हुई घटना के बाद हुआ था, जहां एक महिला यात्री ने शिकायत की थी कि एक सह यात्री ने उसके यूपर पेशाब कर दिया था। घटना DGCA को रिपोर्ट किए बिना या आरोपी को पुलिस को सौंपे बिना चली गई। 6 एयरलाइन कर्मचारी यूनियनों ने भी इस कठोर सजा को वापस लेने की मांग की है। DGCA द्वारा लगाया गया जुर्माना क्या है? 20 जनवरी को DGCA ने एयर इंडिया और उसके 2 कर्मियों के लिए 26 नवंबर 2022 को न्यूयॉर्क दिल्ली उड़ान पर एक घटना के लिए कुल 3 दंडों की घोषणा की, जिसमें 34 वर्षीय शंकर मिश्रा, जो न्यायिक हिरासत में है, कथित तौर पर नशे की हालत में एक वरिष्ठ नागरिक महिला यात्री के ऊपर पेशाब किया, लेकिन विमान के उतरने के बाद उसे पुलिस को सौंपने में विफल रहने के कारण वह चला गया। इसने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना, पायलट इन कमांड कैप्टन नारायण रामप्रसाद के लाइसेंस को 3 महीने के लिए निलंबित करने और एयर इंडिया की इन फ्लाइट सेवाओं के निदेशक पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए इस घटना ने न केवल एक महिला यात्री के खिलाफ एक दुराचार के बारे में सवाल उठाया, जो एक संभावित यौन हमले की रिपोर्ट न किए जाने की राशि हो सकती है, बल्कि एक ऐसी घटना से निपटने में एयरलाइन के प्रोटोकॉल भी हैं जो एक विमान की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। DGCA के फैसले के नियम क्या हैं? DGCA ने अपनी कार्रवाई की व्याख्या करने के लिए 2 महत्वपूर्ण नियमों का हवाला दिया है, जिनमें से पहला नागरिक उड्डयन आवश्यकता से संबंधित है, धारा 3 वायु परिवहन श्रृंखला M भाग V, जो अनियंत्रित यात्रियों से निपटने से संबंधित है। नियम मानते हैं कि एक अनियंत्रित यात्री एक उड़ान की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है और अपने चालक दल को प्रशिक्षित करने और बोर्डिंग गेट पर चेक इन लाउंज में संभावित अनियंत्रित यात्रियों की समय पर पहचान सुनिश्चित करने के लिए SOP विकसित करने में एक एयरलाइन के कर्तव्यों का पालन करता है। या टर्मिनल बिल्डिंग में कोई अन्य स्थान, हवाई अड्डे पर संबंधित सुरक्षा एजेंसी के पास विमान के उतरने के बाद एक एयरलाइन प्रतिनिधि को प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जिसे अनियंत्रित यात्री को सौंप दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि एयरलाइन इस घटना की जांच के लिए एक आंतरिक समिति बनाएगी। दूसरा नियम विमान नियम का नियम 141 है, 1937, जो एक पायलट इन कमांड पिक की जिम्मेदारी को परिभाषित करता है, जिसे उड़ान संचालन में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन में चालक दल के अन्य सदस्यों का पर्यवेक्षण और निर्देशन करना होता है। उड़ान समय के दौरान विमान के संचालन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होने के अलावा PIC यात्रियों और माल की सुरक्षा के लिए और चालक दल के सदस्यों की उड़ान अनुशासन और सुरक्षा के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार है। एयर इंडिया और कर्मचारी संघों ने आपत्ति क्यों जताई है? 24 जनवरी को एक सार्वजनिक बयान में एयर इंडिया ने अपने पिक के लिए DGCA की सजा को अत्यधिक बताते हुए और घोषणा की कि वह उसे निर्णय के खिलाफ अपील करने में सहायता प्रदान करेगी। यह स्पष्ट किया कि उसका मानना कि उसके पायलट और केबिन क्रू ने अच्छे तरीके से काम किया है, विश्वास और आरोपी यात्री की पहचान अनियंत्रित नहीं हो सका क्योंकि वह शांत, सहकारी और चालक दल के नशे में नहीं था, और चालक दल के फैसले में कथित अपराधी ने उड़ान भरने के लिए कोई जोखिम नहीं उठाया, किसी भी समय सुरक्षा। इसमें यह भी कहा गया है कि आरोपी और उस महिला यात्री के बीच आपसी समझौता हो गया था जिसने उसके खिलाफ आरोप लगाए थे, और घटना के कोई चश्मदीद गवाह नहीं थे, और चालक दल को आरोपी के अपराध का अनुमान लगाने के लिए कहना विपरीत होगा प्राकृतिक न्याय। यूनियनों ने DGCA को एक संयुक्त पत्र में PIC के
कठोर दंड और निलंबन को वापस लेने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने लैंडिंग पर तुरंत सभी रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन एयर इंडिया प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारी उन पर कार्रवाई करने और मामले की रिपोर्ट करने में विफल रहे। डीजीसीए 12 घंटे के भीतर उन्होंने इस घटना पर एयर इंडिया की आंतरिक समिति की रिपोर्ट के बारे में भी सवाल उठाए हैं और इसे अपर्याप्तताओं और अशुद्धियों से भरा बताया है, जो पायलटों और केबिन क्रू को इसके सामने पेश होने का अवसर प्रदान करने में विफल रही, इसलिए न्याय का गर्भपात हुआ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, पायलट और चालक दल जज और जूरी की तरह काम नहीं कर सकते। उन्हें महिला यात्री पर विश्वास करना होगा और शिकायत दर्ज करनी होगी और पुलिस को अपना काम करने देना होगा। क्या सजा कठोर है? इस तरह की सजा को बिल्कुल भी असामान्य नहीं माना जाता है। 2022 में डीजीसीए के आंकड़ों के अनुसार पायलटों के खिलाफ कुल 115 प्रवर्तन कार्रवाई हुई, जिसमें 37 मामलों में चेतावनी, 77 मामलों में निलंबन और 1 मामले में लाइसेंस वापस लेना शामिल था। कुल 113 केबिन क्रू और 7 एटीसीओ वायु यातायात नियंत्रण अधिकारी को भी निलंबन का सामना करना पड़ा। एक पायलट के खिलाफ इस तरह की प्रवर्तन कार्रवाई के लिए आधार शराब के प्रभाव में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने या चेतावनी के बावजूद अशांति के माध्यम से उड़ने या तकनीकी गड़बड़ी के ज्ञान के बावजूद विमान उड़ाने और यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने से भिन्न हो सकता है। अगर डीजीसीए ने पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उसकी प्रतिक्रिया को अपर्याप्त पाया, तो कार्रवाई उचित है, क्योंकि पिक विमान की सुरक्षा का प्रभारी है। लेकिन हम दी गई सजा की मात्रा के बारे में बहस कर सकते हैं, क्योंकि नियम इसे परिभाषित नहीं करते हैं और डीजीसीए मनमाने ढंग से उस पर निर्णय ले सकता है, विमानन सुरक्षा विशेषज्ञ मोहन रंगनाथन ने कहा। 3 महीने का निलंबन एक पायलट को लगभग 20 लाख रुपए 24 लाख रुपए तक वापस कर सकता है, जबकि एयरलाइन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना है। नियम उड़ान और उसके यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक पायलट को जिम्मेदार मानते हैं और इसलिए जुर्माना उचित है।